दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी पर्यावरण और पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। ये आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, लोअर पीसीएस व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ टेट और पेट के पर्यावरण पारिस्थितिकी खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अंतर्गत जैव विविधता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार सी बकथोर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है, इस पादप का क्या महत्व है? तो आप जान लीजिए, सी बकथोर्न मृदा संरक्षण के नियंत्रण में सहायक है और ये मरुस्थलीकरण को रोकता है। इसमें पोषकीय मान होता है और ये उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है। इसीलिए भारत सरकार सी बकथोर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। अगला प्रश्न है, भारत में लेह बेरी के नाम से लोकप्रिय पर्णपाती झाड़ी कौन सी है? तो ये है सी बकथोर्न। अगला प्रश्न है, पिछले 10 वर्षों में गिद्धों की संख्या में एकाएक गिरावट आई है, इसके लिए उत्तरदायी कारक एक साधारण सी दर्द निवारक दवा है। इसका उपयोग किसानों द्वारा पशुओं के लिए दर्द निवारक के रूप में बुखार के इलाज में किया जाता है। ये दवा कौन सी है? तो ये है डिक्लोफिनेक सोडियम। और इस दवा के कारण जो है पशुओं के मांस खाने से गिद्धों में इसका जो है ये पहुंच जाता है और उनकी संख्या में गिरावट आई है, क्योंकि इससे गिद्धों की बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं। अगला प्रश्न है, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है? तो ये जानवरों को दर्द निवारक दवा डिक्लोफिनेक सोडियम देने के कारण है, जिसके कारण भारत में गिद्धों की संख्या में कमी आई है। अगला है, कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर से दिखाई देते थे, लेकिन आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी क्या है? तो ये है गो पशुमालकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार के लिए प्रयुक्त एक डिक्लोफिनेक सोडियम नामक औषधि है, जो ज्वर और दर्द निवारक के रूप में पशुओं को दिया जाता है और इसी के कारण गिद्धों की संख्या में कमी आई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि एक फल खाने वाला पक्षी विलुप्त हो गया। ये पक्षी कौन था? तो इसका नाम था डोडो। अगला है, मॉरिशस में टम्बला कोक, जिसे डोडो वृक्ष के नाम से जाना जाता है, प्रजनन में असफल रहा, जिसकी वजह से ये लगभग विलुप्त हो रहा है। इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण डोडो पक्षी का विलुप्त हो जाना है, क्योंकि ये पक्षी जब खाकर उसको बीट के रूप में जब छोड़ता था तो वो उसका जो है पुनर्जनन होता था, लेकिन डोडो पक्षी के विलुप्त के कारण ये टम्बला कोक वृक्ष भी विलुप्त हो रहा है। भारतीय वन्य जीवन के संबंध में उड्डयन बलगुल या फ्लाइंग फॉक्स किसे कहा जाता है? तो चमगादड़ को। और ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट के नाम से किसे जाना जाता है? तो ग्रेट इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, जिसको उड्डयन बलगुल कहा जाता है, इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, वो क्या है? तो ये एक स्तनधारी यानी मैमल है। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप जो है ये क्या है? तो जिस क्षेत्र में उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप ये जिस क्षेत्र में उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। अगला प्रश्न है, भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में सही क्या है? तो ये एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। ये दोनों ही कथन स्तनधारी ड्यूगोंग के बारे में सही हैं। अगला प्रश्न है, भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सिलोन फ्रॉगमाउथ, कापर स्मिथ बारबेट, ग्रे चिड मिनीवेट और वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट क्या हैं? तो ये पक्षी हैं। अगला है, यह एक समुद्री स्तनधारी है और घास खाने की इनकी आदत के कारण इसे समुद्री गाय या सी काऊ भी कहा जाता है।
तो ड्यूगोंग को। नीले मीन पक्ष वाली महाशीर मछली पाई जाती है कहाँ पर? तो याद रखिएगा, कावेरी नदी में नीले मीन पक्ष वाली महाशीर मछली पाई जाती है। अगला है मोरवाभ यानी रष्टी चित्तीदार बिल्ली पाई जाती है कहाँ पर? तो पूर्वी घाट भारत में और श्रीलंका में मोरवाभ यानी रष्टी या चित्तीदार बिल्ली पाई जाती है। अगला प्रश्न है इरावदी डॉल्फिन जो कि IUCN रेड लिस्ट में है, ये कहाँ पर मिलती है? तो याद रखिएगा, इरावदी डॉल्फिन बंगाल की खाड़ी में मिलती है। अगला प्रश्न है जिन 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट, श्रीलंका और इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के तप्त या प्रखर स्थल हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है, वो क्या है? तो ये आधार है, यहाँ जातियों की बहुतायतता यानी स्पीसीज रिचनेस पाई जाती है और स्थानिकता तथा आशंका बोध। ये कारण जो है पश्चिमी घाट, श्रीलंका और इंडो बर्मा क्षेत्रों के हॉट स्पॉट के रूप में मान्यता देने के लिए जो है आवश्यक हैं। अगला प्रश्न है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो ये संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। ये महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है जैव विविधता हॉटस्पॉट या तप्त स्थल की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ब्रिटिश पर्यावरणविद नॉर्मन मायर्स के द्वारा हॉट स्पॉट की संकल्पना सबसे पहले प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न है जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना उपसंधि या प्रोटोकॉल के पक्षकारों की प्रथम बैठक MOP जो है 23 से 27 फरवरी 2004 के बीच कहाँ संपन्न हुई थी? तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल के पक्षकारों की पहली बैठक 2004 में कुआलालंपुर मलेशिया में हुई थी। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि या प्रोटोकॉल जैव विविधता समझौते पर कब हस्ताक्षर किया था? तो 23 जनवरी 2001 को। जैव सुरक्षा उपसंधि संबंधित है किससे? तो ये आनुवांशिक रूपांतरित जीवों से संबंधित है। अगला प्रश्न है जैव सुरक्षा उपसंधि या जैव विविधता पर समझौते का सदस्य कौन नहीं है? तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका कार्टाजेना संधि के जैव सुरक्षा उपसंधि का सदस्य नहीं है। जैव सुरक्षा या बायोसेफ्टी का कार्टाजेना प्रोटोकॉल कार्यान्वित करता है, तो भारत में पर्यावरण और वन मंत्रालय ये बायोसेफ्टी का कार्टाजेना प्रोटोकॉल को कार्यान्वित करता है। एक और प्रश्न है बलुई और लवड़ी क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु के कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण इसका अस्तित्व खतरे में है। ये पशु कौन सा है? तो ये है भारतीय वन्य गधा जो कच्छ के रण में पाया जाता है। अगला प्रश्न है जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया था कहाँ पर? तो नागोया जापान में। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 11वां सम्मेलन COP11 8 से 19 अक्टूबर 2012 के मध्य कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हैदराबाद भारत में। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों की 14वीं बैठक 17 से 29 नवंबर 2018 के मध्य कहाँ आयोजित किया गया था? तो शर्म अल शेख मिस्र में। और 15 से 22 फरवरी 2020 के मध्य CMS COP13 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो गांधीनगर गुजरात में। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं UN रेड प्लस प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं किसमें? तो जैव विविधता का संरक्षण करने में, वन्य पारिस्थितिकी की समुत्थानशीलता में और गरीबी करने में, गरीबी को कम करने में। तो UN रेड प्लस प्रोग्राम ये जो है जैव विविधता का संरक्षण, वन्य पारिस्थितिकी की समुत्थानशीलता और गरीबी कम करने में योगदान दे सकता है। अगला प्रश्न है दो महत्वपूर्ण नदियां जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है और जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है। दूसरी जिसका स्रोत जो है दोस्तों ये उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती है जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूर है। ये वन्य जीवन और जैव विविधता का प्रमुख स्थल और सुरक्षित क्षेत्र है। तो ये स्थल कौन सा है?
तो ये है भितरकणिका। अगला प्रश्न है, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN और वन्य प्राणी जात और वनस्पति जात की संकटापन्न स्पीसीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाना एंड फ्लोरा साइट्स के संदर्भ में सही क्या है। तो याद रखिएगा, IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है और साइट्स उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्ध कर है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन ये कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है। अगला प्रश्न है, IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्रकृति संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्यरत है। ये अंग नहीं है किसका? तो IUCN संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, पारितंत्र और जैव विविधता का अर्थतंत्र यानी द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, जिसको शॉर्ट में टीब कहा जाता है। टीब नामक पहल के संदर्भ में सही क्या है? तो ये एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। ये एक ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो पारितंत्रों और जैव विविधता के मूल्य की पहचान, निदर्शन और अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता कर सकता है। अगला प्रश्न टीब के बारे में ही है। टीब द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था है और इसका कार्यालय कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में टीब का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, सिंह पुच्छी बानर या मकाक अपने प्राकृतिक आवास में कहाँ पाया जाता है? तो भारत में ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में पाया जाता है सिंह पुच्छी बानर। अगला है, भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं तो काली गर्दन वाला सारस जिसको कृष्णग्रीव सारस कहते हैं, उड़न गिलहरी या कंदली तथा हिम तेंदुआ, ये भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। अगला प्रश्न है, चीता को भारत से विलुप्त घोषित किया गया था कब? तो वर्ष 1952 में। समुद्र तल से 3000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है तो ये है हिम तेंदुआ। जम्मू और कश्मीर राज्य का पक्षी कौन सा है? तो काली गर्दन वाला सारस यानी कृष्णग्रीव सारस, ये जम्मू कश्मीर का राज्य पक्षी है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक उड़न गिलहरी कहाँ पर हैं? तो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में है। शीत निष्क्रियता की परिघटना का परीक्षण किया जा सकता है किसमें? तो चमगादड़, भालू और कृंतक यानी रोडेंट्स में शीत निष्क्रियता की परिघटना पाई जाती है और अत्यधिक ठंडी होने पर ये जो है शीत निष्क्रिय रूप में जो है अपने मांदों में चले जाकर आराम करते हैं। अगला प्रश्न है, समशीतोष्ण और शीत प्रधान देशों में रहने वाले जीवों की उस निष्क्रिय तथा अवसन्न अवस्था को जिसमें वहाँ के अनेक प्राणी जाड़े की ऋतु बिताते हैं कहते हैं क्या? तो इसको शीत निष्क्रियता या हाइबरनेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गिलहरियाँ, छछूंदर, चूहे, मूषक आदि स्तनधारी प्राणी आते हैं किसके अंतर्गत? तो ये रोडेंट्स यानी कृंतक गण के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चतर अक्षांशों की तुलना में जैव विविधता सामान्यतया अधिक होती है कहाँ पर? निम्नतर अक्षांशों में जो है उच्चतर अक्षांशों की तुलना में जैव विविधता अधिक होती है। अगला प्रश्न है, पर्वतीय प्रवणताओं यानी ग्रेडियंट्स में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में जैव विविधता सामान्यतया अधिक होती है कहाँ पर? तो निम्नतर उन्नतांशों में, क्योंकि 0 डिग्री या विषुवत रेखा के आसपास सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है और जैसे जैसे हम ऊपरी अक्षांशों की ओर बढ़ते जाते हैं जैव विविधता में कमी आती है। अगला है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है तो लवण जल मगर जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार के समुद्री जीव जंतुओं में डुगाग्स, डॉल्फिन व्हेल, साल्ट वाटर समुद्री कछुआ, समुद्री सांप आदि सामान्य रूप से बहुतायत से पाए जाते हैं। विशाल हिमालय श्रृंखला में क्या पाए जाते हैं? तो श्रू और टैपीर ये विशाल हिमालय श्रृंखला में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है क्या? तो स्लो लोरिस जो है ये उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है।
अगला प्रश्न है, वृक्षों पर रहने वाला वह स्तनधारी जिसका जूलॉजिकल नाम एलुरस फॉल्गेंस है, तो रेड पांडा। याद रखिएगा, रेड पांडा का जूलॉजिकल नाम एलुरस फॉल्गेंस है। अगला प्रश्न है, भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से कहाँ पाया जाता है, तो उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में लाल पांडा पाया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, ये ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए और व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों के लिए पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है, तो ये एक संस्था है वेटलैंड इंटरनेशनल। अगला प्रश्न है, वेटलैंड इंटरनेशनल एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है जो आर्द्रभूमियों और उनके संसाधनों को बनाए रखने और उन्हें पुनः स्थापित करने के लिए कार्यरत है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखिएगा, वेटलैंड इंटरनेशनल का मुख्यालय नीदरलैंड में है। अगला प्रश्न है, भारत रामसर कन्वेंशन का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है। वह कथन जो इस अभिसमय के संदर्भ में सर्वोत्तम रूप से बताता है कि इन स्थलों का अनुरक्षण कैसे किया जाना चाहिए, तो वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमियों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ उनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। ये जो है रामसर अभिसमय के बारे में सर्वोत्तम व्याख्या है। अगला प्रश्न है, भारत में आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए प्रथम बाध्यकारी कदम उठाया गया था कब, तो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम घोषित किए गए थे कब, तो वर्ष 2010 में। और देखिए, भारत रामसर अभिसमय का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है ताकि इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ अनुमति दी जाए किसकी, तो उनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए, लेकिन उसका जो है संरक्षण भी पारिस्थितिकी उपागम से किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्रभूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इससे क्या अभिप्राय है, तो उत्तर है, मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अंतर्गत ये इसका अर्थ होगा कि मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्रभूमि में पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, हो रहा है या होना संभावित है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्रभूमि बरसाती जमीन उपयोगी है किसमें, तो पोषक पुनर्प्राप्ति और चक्रण के लिए, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से, भारी धातुओं को अवमुक्त करने के लिए, तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने में जो आर्द्रभूमि है या वेटलैंड्स हैं वो उपयोगी होता है। अगला प्रश्न है, जलीय और शुष्क जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच के क्षेत्र क्या कहलाते हैं, तो आर्द्रभू क्षेत्र या वेटलैंड्स कहलाते हैं। आर्द्रभूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में अधिक अंकित है किस राज्य में, तो ये गुजरात में। भारत में तटीय आर्द्रभूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्रभूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से कम है या अधिक है, तो सही उत्तर है, तटीय आर्द्रभूमि का भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्रभूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से कम है। एक और प्रश्न है, जैव द्रव्यमान या बायोमास का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है कहाँ पर, तो याद रखिएगा, गहरे सागरों में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न है, जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर आते हैं क्या, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन ये जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर आते हैं। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण पुस्तक है कि 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन हैं, तो याद रखिएगा, ये राइटर हैं रेचल कार्सन। इन्होंने साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक 1962 में प्रस्तुत की थी या लिखी थी, इसका प्रकाशन हुआ था। ये महिला लेखिका हैं और आप जान लीजिए कि इसी पुस्तक के प्रकाशन ने सबसे पहले जो है पर्यावरण और विभिन्न प्रकार के कीटनाशक और रसायनों के पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर लोगों को सोचने पर मजबूर किया। साइलेंट स्प्रिंग नाम से स्पष्ट है कि कीटनाशकों के प्रयोग से जब पक्षियां ही नहीं रह जाएंगी तो हमारा जो वसंत होगा वो साइलेंट हो जाएगा, यानी पक्षियों की चहचहाहट समाप्त हो जाएगी। एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है बायोडाइवर्सिटी पर। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक की लेखिका कौन है, तो ये हैं वंदना शिवा। लास्ट क्वेश्चन है जैव विविधता का कि जैव विविधता से संबंध रखते हैं क्या,
तो खाद्य और कृषि के लिए पादप, आनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि, मरुभवन का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, विश्व विरासत अभिसमय, ये सभी जैव विविधता से संबंधित हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि जब ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाएं तो आप उनको सही सही अटेम्प्ट कर सकें। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।